हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा और जैसे कि केमिस्ट्री क्लास। आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है बेटा, जब हम किसी मेटल प्लेट पर जब हम किसी मेटल प्लेट के सरफेस पर एक पर्टिकुलर एनर्जी का, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट होते हैं। उसके सरफेस से क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है कि हम जब किसी मेटल सरफेस पर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, जब हम कोई भी मेटल सरफेस है, सपोज करो ये हमारे पास मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है। अब इस मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं हमारे पास ये लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स से इस मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो लाइट इस पे जैसे इंसिडेंट होगी तो इससे इलेक्ट्रॉन्स एस्केप होके बाहर आएंगे, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके बाहर आएंगे। अगर ऐसा होता है तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसका जो डेफिनेशन है वो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन क्लियर है कि when a beam of light of suitable wavelength or frequency is allowed to fall on the surface of a metal। देखो, when a beam of light, ये रहा beam of light of suitable wavelength or frequency or energy is allowed to fall on the surface of a metal, the electrons are emitted or ejected. The electrons are emitted or ejected from the surface of the metal. This phenomena of emission of electrons, emission of electrons is known as photoelectric effect. The electrons emitted are known as photoelectrons। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कह रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। These electrons are called फोटो इलेक्ट्रॉन्स। हम इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी मैंने केवल इसका आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन किया है। अभी मैंने केवल इसका क्या एक्सप्लेन किया है बेटा, डेफिनेशन एक्सप्लेन किया है कि डेफिनेशन क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। हमारा आज का टॉपिक है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो ये है कि जब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट, ध्यान दो बेटा, जब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट, सर्टेन वेवलेंथ की लाइट या सर्टेन एनर्जी की लाइट, इस वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी आपस में रिलेटेड है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट, सर्टेन वेवलेंथ की लाइट या सर्टेन एनर्जी की लाइट जब मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होती है, यानी गिर रही है, उस पर फॉल हो रही है, तो जैसे ही गिरती है वैसे ही इसमें से सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लग जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग जाते हैं तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके आए, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं, these electrons are called photo electrons। These electrons are called photo electrons। तो सबसे पहले तो हमने खाली ये डेफिनेशन देखी कि when a beam of light of suitable wavelength, frequency or energy is allowed to fall on the surface of a metal, the electrons are emitted from the surface of the metal,
This phenomena of emission of electron is known as photoelectric effect, and the electrons emitted are known as photoelectrons. ये तो इसकी डेफिनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो अब देखो, अब यहां पर बेसिकली लाइट रेडिएशन ऑलरेडी एनर्जी है, और लाइट हमेशा किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट इमिट होती है बेटा, लाइट सोर्स से जो लाइट इमिट होती है वो सर्टेन एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में रिलीज होती है, और इन सर्टेन एनर्जी पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं। तो ये जो लाइट रेडिएशन है, लाइट के जो फोटोन्स हैं, लाइट के जो एनर्जी पैकेट्स हैं, ये इसके मेटल सरफेस पे जैसे ही इंसिडेंट होते हैं तो मेटल सरफेस पे प्रेजेंट मेटल स्फीयर, मेटल सरफेस पे प्रेजेंट मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन इन लाइट एनर्जी पैकेट्स को, फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके बाहर आने लग जाते हैं। और जब अगर ये एक्साइट होके बाहर आने लग जाएं तो हम इस फिनोमेना को क्या बोल रहे हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है बेटा कि ये जो मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट के सरफेस पर ये जो मेटल एटम है, दिस इज द मेटल एटम, और ये इसका न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो ये जो HνI लाइट है, ये लाइट, ये जो लाइट है, जो ये इंसिडेंट लाइट है बेटा, ये वाली लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, ये वाली लाइट ये जो मेटल एटम है इसका ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। ये मेटल एटम किसका है, मेटल सरफेस का। इस मेटल सरफेस का जो ये मेटल इलेक्ट्रॉन एटम है, तो ये जो लाइट है, ठीक है, ये वाली लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, ये मेटल एटम सरफेस का है, और ये लाइट इंसिडेंट लाइट है ये वाली, और ये एब्जॉर्ब करता है, और इस लाइट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर आ जाता है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये एनर्जी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये एनर्जी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन को हम, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एनर्जी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि ये जो एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन को इसके न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट बाहर निकाल सके। तो ये जो एनर्जी है वो या तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के इक्वल होनी चाहिए या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर ये एनर्जी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से इजेक्ट नहीं होगा, मेटल सरफेस से बाहर नहीं आएगा। तो ये मेटल सरफेस से बाहर नहीं आएगा। मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। वैसे हाइड्रोजन मेटल नहीं है, पर अपन इस चैप्टर में हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन के डेटा है। तो आपको मालूम है बेटा, हाइड्रोजन एटम के हाइड्रोजन, हम प्रीवियस क्लासेस में ये वाला फॉर्मूला पढ़ चुके थे, n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z एटॉमिक नंबर, n ऑर्बिट। तो H एटम के लिए क्या था बेटा, H एटम के लिए Z की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो E की वैल्यू क्या हो गई, -13.6 डिवाइड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब हम n की वैल्यू 1 डालते हैं तो E1 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। जब हम n की वैल्यू यहाँ 2 डालेंगे तो हमारे पास सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम n = 3 डालेंगे तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल ले रहा हूं कि ये एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे अपन। तो जैसे मेरे पास हाइड्रोजन एटम है,
तो ये हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इनफाइनाइट। तो E1 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E2 की वैल्यू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E3 की वैल्यू -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन एटम का एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम में ये एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो फर्स्ट ऑर्बिट में है। तो हाइड्रोजन एटम के इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 होगी। इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होती है। इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है कि अगर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो एनर्जी 0 है, देयर इज नो फोर्स नो एनर्जी। तो यह हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी गैप है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो है 10.2 का, और फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो मैं ये इलेक्ट्रॉन 3 नहीं है बेटा, एक ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, H एटम के लिए ध्यान दो। अब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा यहां, और यहां जंप करते ही वापस इमीडिएटली नीचे आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस 10.2 का है। और अगर मैंने दिया इसको एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा। और अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ये दिया मैंने 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर मैंने इसको एनर्जी दिया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे आ जाएगा, यानी एटम से बाहर आ जाएगा। तो सपोज करो एक अजम्पशन है कि हाइड्रोजन, सपोज करो ये हाइड्रोजन का प्लेट है, जो होता नहीं है क्योंकि, लेकिन मैंने क्या कहा, मैं अज्यूम कर रहा हूं, इससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम के डेटा अपने पास है और बार बार ये डेटा अपन देख चुके हैं। तो क्या है कि ये सपोज करो हाइड्रोजन एटम का प्लेट है, तो ये जो इंसिडेंट एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन कब इजेक्ट होंगे? ये इलेक्ट्रॉन तब इजेक्ट होंगे जब ये वाली वैल्यू, इस वाली, ये जो एनर्जी है, ये वाली जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी आ रही है, इसकी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, बाकी कैसे आएगा? बाकी नहीं आएगा बेटा। देखो अगर अपन ने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, अगर अपन ने इसको एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करके वापस नीचे आ जाएगा। जैसे ये मार्कर है, मैंने फेंका, यानी इसको एनर्जी दी, ये एक्साइट हुआ, एक्साइट होके वापस डी एक्साइट होकर मेरे हाथ में आ गया, जहां था वहीं आ गया। 12.1 देंगे तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप कर जाएगा और वापस थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएगा। लेकिन अगर हमने इसको, इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी, तो ये न्यूक्लियर फोर्स से बाहर निकल जाएगा, इनफाइनाइट पे आ गया। अब इस पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ, इस पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? 0। अब 0 है तो ये वापस हाइड्रोजन एटम में एंटर नहीं करेगा। जैसे सर मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैंने इसको फेंका, ये वापस आ गया, मेरे हाथ में वापस आ गया बेटा, मैंने इसको फेंका, मेरे हाथ में वापस आ गया, तो ये एक्साइट हो गया, डी एक्साइट हो गया, एनर्जी तो मिली, पर ये अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स में ही था, इसलिए वापस आ गया। लेकिन अगर मैं इस मार्कर को बहुत तेज फेंकूं, इतना तेज फेंकूं, इतना स्पीड से फेंकूं
उसको इतनी सारी वेलोसिटी दे दूं कि वो ये वाला मार्कर इतना ऊपर जाए कि ग्रेविटेशन फोर्स से ही अलग हो जाए, तो ये अर्थ पे वापस कम बैक नहीं करेगा। तो ये हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल सरफेस पर हमको जो लाइट इंसिडेंट करनी है, जो लाइट देनी है उसको, वो इतनी देनी है कि उसका इलेक्ट्रॉन इनके न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकल जाए, ताकि वो वापस लौट के लिए आए, तभी वो इजेक्ट होगा। ये अब ये मेटल से अलग हो गए। जैसे मैंने कहा ना, मार्कर को मैंने इतना घुमा के इतना तेज ऊपर फेंका, इतना हाई वेलोसिटी से ऊपर फेंका कि वो इतना ऊपर गया कि उसके ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स काम करना ही बंद कर गया। तो फिर वो वापस नहीं आएगा, वो अर्थ से इजेक्ट होकर बाहर हो गया, अर्थ से इमिट हो गया। तो उसी तरह से अगर हम किसी मेटल सरफेस पर जो इंसिडेंट लाइट दे रहे हैं वो इतनी हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस मेटल के न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अलग हो जाए, तो फिर वो लौट के नहीं आएगा। तो अब आपको एक क्लियर हो गया कि इसका मतलब हर मेटल को मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करे। हर मेटल, कोई भी मेटल, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, सिल्वर मेटल हो, सीजियम मेटल हो, सोडियम मेटल हो, कोई भी मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी शो करेगा जब उस पर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी या सर्टेन एनर्जी, सर्टेन फ्रीक्वेंसी या सर्टेन एनर्जी का लाइट इंसिडेंट होता हो, और वो इतना हो कि वो उसको न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर खींच के ले जाए। तो आपको समझ में आ गया, ये वैल्यू सबके लिए एक जैसी नहीं होगी। ये वैल्यू सबके लिए एक जैसी नहीं होगी, अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि हर एटम के न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज सब में अलग अलग होता है। अब आप बोलोगे सर न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। जैसे हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियर चार्ज 1 है, उसके हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन है। हीलियम का न्यूक्लियर चार्ज 2 है, क्योंकि हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसमें 2 प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेंगे? हीलियम का, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में तो क्या है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक प्रोटॉन है, यानी न्यूक्लियर चार्ज 1 है। हीलियम का न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 2। तो हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ। वैसे ये न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम नेक्स्ट चैप्टर में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे अलग अलग एलिमेंट्स की। पर फिर भी आपको ये तो समझ में आ गया कि अलग अलग एटम होंगे, अलग अलग मेटल एटम होंगे, तो अलग अलग मेटल एटम के इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए। यूं नहीं है कि हाइड्रोजन एटम के लिए 13.6 चाहिए तो लिथियम के लिए भी 13. सोडियम के लिए भी 13.6, सिल्वर के लिए भी 13.6, नहीं, सबके लिए वैल्यू अलग अलग होगी। और ये जो मिनिमम वैल्यू है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, ये जो मिनिमम वैल्यू है जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट होके बाहर आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं अपन? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो हाइड्रोजन एटम के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है? 13.6। हाइड्रोजन एटम के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी स्पेलिंग लिख रहा हूं, 2 मिनट को। तो हाइड्रोजन एटम के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है? तो हाइड्रोजन एटम के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी है 13.6। इसी तरह से लिथियम के लिए अलग होगी, सोडियम के लिए अलग होगी, पोटेशियम के लिए अलग होगी। तो वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर बाहर आता है, उस एनर्जी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। वो मिनिमम एनर्जी ये 13.6 हाइड्रोजन एटम के लिए है। तो ये हाइड्रोजन एटम का क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन एटम का थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी। इज इट क्लियर?
ये वैल्यू अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगी। और इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू एच न्यू। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू। तो हम इसको ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको न्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो वैल्यू, ये जो फ्रीक्वेंसी है, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं बेटा, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिलेटेड, थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिलेटेड, थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन आल्सो। अब अगर मैंने ये एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम दी, जैसे 13.6 से कम दी, 10.2 दी, तो भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो होगा, लेकिन एटम के अंदर सेकंड ऑर्बिट में एक्साइट होकर वापस आ जाएगा। 12.1 दी, जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट गया, वापस आ जाएगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी देने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होता है। तो इसका मतलब हमारे को किसी भी एटम में, सॉरी किसी भी मेटल के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है, तो उसको इंसिडेंट एनर्जी कम किसके बराबर देनी पड़ेगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर देनी पड़ेगी। और इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। और इस वर्क फंक्शन का, तो ये जो वर्क फंक्शन है बेटा, बेसिकली वर्क फंक्शन कह रहे हैं हम, है तो ये भी एनर्जी है, ये एनर्जी है बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसको ई नोट से डिनोट करते हैं, और इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी को एच न्यू नोट से, ये लिखा हुआ है नीचे, वो ऊपर वापस लिख लिया। तो हम this way, it is called threshold frequency, और यह है थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन और आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमको मालूम है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, C बाय लेमडा। अगर मैं यहां नोट लगा दूंगा तो ये नोट है, C की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, HC बाय लेमडा नोट, न्यू नोट की वैल्यू डाल दी, तो ये हमारे पास ये जो आ गया, ये हो गया हमारे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, कुछ बुक्स क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी बोलती हैं इसको, लेकिन हमारे एनसीईआरटी बुक में और जनरल बुक में यही है। तो इसका मतलब ये जो हमारा एच न्यू आई है, वो किसके बराबर होना चाहिए, यानी ई आई किसके बराबर होना चाहिए, कम से कम ई नोट के बराबर होना चाहिए, ई नोट के बराबर होना चाहिए। अब देखो यहां पर ध्यान देना, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब शो होगा, देखो आप, फर्स्ट केस ई आई की वैल्यू ज्यादा हो ई नोट से, मतलब एच न्यू आई की वैल्यू ज्यादा हो एच न्यू नोट से, फर्स्ट पॉइंट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। क्योंकि जैसे हम हाइड्रोजन एटम था तो उसका मिनिमम एनर्जी कितना था, 13.6, तो हमने 13 पॉइंट, ये ई नोट की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी थी,
अभी देखा था ना, फॉर एच एटम वैल्यू ऑफ ई नॉट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो या तो हम जो ये वाली वैल्यू है बेटा, ये वाली जो वैल्यू है, ये हम 13.6 से भी ज्यादा दे रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर बाहर आएगा ही आएगा, क्योंकि 13.6 से भी ज्यादा दी है। सेकंड, आपने EI की वैल्यू E नोट के बराबर रखी, यानी H ने, ये सेकंड पोजीशन, तो यहां पर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल गया। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर कर दो, तो यहां पर भी होगा। यानी यहां हमने क्या किया, एग्जैक्ट 13.6 दिया है, यहां वैल्यू कितना दिया है, एग्जैक्ट, ये इंसिडेंट वैल्यू एग्जैक्ट 13.6 है हाइड्रोजन एटम के लिए। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, हमने जो एनर्जी दे रहे हैं EI, वो कम दे रहे हैं, इंसिडेंट एनर्जी ये वाली कम है, ये वाली एनर्जी कम है, तो जैसे, तो यहां फोटो इलेक्ट्रिक, यानी जितनी सफिशिएंट एनर्जी देनी है उससे कम दे रहे हैं, यानी 13.6 से भी कम दे रहे हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो होगा लेकिन वापस एटम में ही रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन एटम को 10.2 दो तो सेकंड ऑर्बिट से वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होने के लिए मिनिमम एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। मिनिमम एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। मिनिमम वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी ई नोट वो एनर्जी है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो जाएगा। न्यू नोट क्या है, न्यू नोट वो फ्रीक्वेंसी है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो जाएगा। लैम्डा नोट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो जाएगा। तो लेकिन अगर हमने ये वाली एनर्जी हमने कम दी, 13.6 से दी, यानी ई नोट से भी कम दी, तो फिर शो नहीं होगा। अब तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब क्वेश्चन ये है कि हमने अगर यहां पर ये शो हो गया, अब हमने क्या किया, हमने अगर इसको जो एनर्जी दी, अगर हमने ज्यादा एनर्जी दी, जैसे हाइड्रोजन एटम था, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम, और हमने इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दी, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसको जो एनर्जी मिली वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली, तो वो कहां आ जाएगा, इनफाइनाइट पर, और इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 है, ये आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो गई। अब लेकिन हमने क्या किया, देखो अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने इसको 13.6 नहीं दी, मैंने इसको दी 15.6। देनी कितनी थी मुझे, 13.6, पर दी कितनी, ज्यादा दी कितनी, पहले वाला केस में ये था 13.6 के बराबर ही दी, लेकिन अब मैंने ज्यादा दी। देखो, एक बार तो कम दी तो शो करेगा ही नहीं, एग्जैक्ट 13.6 दिया बस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, लेकिन मैंने 13.6 से ज्यादा दिया, 13.6 से ज्यादा दिया। 13.6 क्या है, उस वर्क फंक्शन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो 13.6 से ज्यादा दिया, कितना दिया, 15.6। तो इस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 13.6, क्योंकि यहां एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इस इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी एनर्जी माइनस 13.6 है, और हमने इसको दी 15.6। इलेक्ट्रॉन यहां तो आ गया, पर अब यहां पर इसकी एनर्जी कितनी बच गई, अपन इसको यहां से यहां तक लाने में हमको 13.6 खर्च हो गई, यानी 13.6 माइनस 15.6 माइनस 13.6, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस 13.6 थी, मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो 15.6 दी और माइनस 13.6 इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट तक आने के लिए, यहां तक आने के लिए प्लस 13.6 एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की। इस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, प्लस 13.6। तो
प्लस 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, इसमें से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचाने में लग गई, बाकी रिमेनिंग कितनी बची, रिमेनिंग बची 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 15.6 माइनस 13.6, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फिर भी बच गई इसमें। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी बच गई, तो इस इलेक्ट्रॉन ये वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये वाली एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, ये वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब इससे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भागेगा, मूव करेगा, आगे जाएगा। देखो बहुत बेस्ट एग्जांपल से समझा रहा हूं। तो यहां पर जैसे मैंने इस थंब से एनर्जी दे रहा हूं मैं, ठीक है, दिया मैंने, देखा आपने, तो दो चीजें हैं। एक तो मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं, तो ये देखो, ये इस मार्कर से ये कैप अलग नहीं हो रही है, यानी इस थंब से जो एनर्जी आ रही है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम आ रही है। मतलब इस थंब से जो एनर्जी सप्लाई हो रही है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इस कैप को यहां से खोल के बाहर निकाल दे। तो मुझे इस थंब से जो एनर्जी देनी है, इस थंब से जो मैं एनर्जी दूंगा वो या तो इक्वल दूं या ज्यादा दूं तो ही ये ढक्कन बाहर आएगा। तो ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बेटा। तो अगर मैंने इसको एनर्जी ज्यादा दी, जितनी चाहिए उससे ज्यादा दी, तो क्या होगा, देखो आपने क्या देखा, जैसे मैंने थंब से ज्यादा एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन निकला भी और जंप करके ऊपर भी गया। क्यों जंप करके गया, क्योंकि वो इसको थंब से जो एनर्जी प्रोवाइड की गई थी वो उसको निकलने के लिए जो एनर्जी थी, ठीक है, उससे ज्यादा दे दी गई, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको ऊपर जंप करवाती। तो मैं जितनी ज्यादा थंब से एनर्जी दूंगा ये केप उतना ज्यादा ऊपर छलांग मार के जाएगा। अगर मैंने इसको ज्यादा दी, देखो ऊपर तक, छत तक चला गया, तो मैंने ज्यादा दी इसको एनर्जी। तो मैं जितनी ज्यादा एनर्जी दूंगा थंब से, ठीक है, तो ये एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक पार्ट ढक्कन को खोलने में, एक पार्ट थंब से मैंने जो बहुत ज्यादा एनर्जी दी, तो ये एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक तो क्या हो गया, एक तो ढक्कन को खोलने में, केप को खोलने में, और बाकी रिमेनिंग एनर्जी उसको जंप करवाने में, मतलब उस जंप मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब थंब से जो एनर्जी दी मैंने वो दो पार्ट में डिवाइड हुई। वो कितने पार्ट में डिवाइड हुई, दो पार्ट में। एक तो केप को खोलने के लिए लगी एनर्जी, और सेकंड रिमेनिंग जंपिंग में काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां पर देखो, यहां पर तो क्या होगा, अगर मैं बात करूं यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ये क्या है, के ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाले। तो यहां पर क्या होगा, हमने ज्यादा दी है, ज्यादा दी है तो बाहर आने में जितनी चाहिए उससे ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी इस केस में अगर हम एनर्जी ज्यादा देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और फिर ऊपर जंप करके भी जाएगा, जैसा अभी आपने केप से देखा, ढक्कन से देखा। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो से ज्यादा होगी और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉन जंप करता हुआ आगे मूव करेगा। और यहां पर तो हमने क्या किया, जस्ट उतनी ही दी है जितनी चाहिए। तो इसीलिए यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन एटम को बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को प्लस 13.6 चाहिए, आपने प्लस 13.6 ही दी है, एग्जैक्ट जितनी चाहिए उतनी दी है, तो इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो जाएगी। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो जब ये होगा, जब हम ज्यादा एनर्जी देंगे तो रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इक्वल देंगे तो काइनेटिक एनर्जी, और यहां तो काइनेटिक एनर्जी की बात करने में कोई मतलब ही नहीं जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो ही नहीं हो रहा है। तो अब हमारे को जो ये बात एक क्लियर हुई कि यहां पर जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन निकला मेटल सरफेस से या मेटल स्फीयर से, जैसे ये
ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस। तो ये जो एनर्जी दी हमने, ये वाली कौन सी, ये वाली, समझो बेटा, ये वाली एनर्जी। तो ये वाली जो मैंने एनर्जी दी है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, एक इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और बाकी बची हुई काइनेटिक एनर्जी में। तो इसको बाहर, तो ये मैं ये बोल सकता हूं, ये जो मैंने एनर्जी दी, ये वाली एनर्जी जो मैंने इसको दी है, इसने क्या किया, एच न्यू नॉट, पहले ये लिख लेते हैं, यानी इंसिडेंट एनर्जी ई आई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी ई नॉट। ये रहा। मैं एक बात क्लियर कर दूं, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, कंफ्यूजन मत करना, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, ऐसा भी लिख सकता हूं वर्क फंक्शन को। तो ये तो इंसिडेंट एनर्जी जो दी, इसमें से एक पार्ट जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को खाली न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अलग करेगा, बाकी बचा हुआ पार्ट अगर है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अगर हाइड्रोजन एटम है और हमने एग्जैक्ट 13.6 दे दी तो इसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने इस ऑलरेडी 13.6 तो चाहिए। हाइड्रोजन एटम का वर्क फंक्शन कितना हो गया, हाइड्रोजन एटम के लिए वर्क फंक्शन हो गया 13.6। तो आपने अगर ये EI की वैल्यू 13.6 के बराबर दे दी तो KE की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आपने EI की वैल्यू, ठीक है, आपने EI की वैल्यू 13.6 से ज्यादा दी है, जैसा कि 15.6 दी थी, तो 13.6 तो ये है। जैसे हमने अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था, तो उस एग्जांपल में मैंने क्या लिया था बेटा, इसकी वैल्यू कितनी ली थी 15.6, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 13.6, बाकी बची हुई इसकी काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से। अब देखो बेटा, अब ये EI को मैं क्या लिख सकता हूं, H न्यू आई, ये रहा। W का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, H न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है। अब मैं इसको वापस इधर ले रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, H न्यू आई माइनस H न्यू नॉट, समझ में आ गया, ये उधर ले गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, H कॉमन ले लिया, न्यू आई माइनस न्यू नॉट, और न्यू आई क्या होता है, न्यू आई हो जाएगा C लैम्डा आई, फ्रीक्वेंसी C बाय लैम्डा। न्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, C लैम्डा नॉट। वो तो अब अपन देखेंगे न्यूमेरिकल किस तरह से आ रहा है, उस तरह से इस फॉर्मूले को चेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे। मेन काम का फॉर्मूला हमारा यही है। अब हमको आगे डिसीजन लेना है कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। ये तो हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा, इसमें आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गई, और वर्क फंक्शन भी क्या है समझ में आ गया। अगर कोई पॉइंट प्रॉब्लम कर रहा है तो रिवाइंड करके रिप्ले कर लो। ध्यान दो। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। उससे पहले ये क्लियर कर दूं, जो बच्चे नोट्स बनाते हैं तो वो पोस्ट करके इसको लिखते भी हैं। तो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ दिस सप्लाई एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टू गेट फ्री फ्रॉम द मेटल सरफेस, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दस रिक्वायर्ड इज नोन एज वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन की डेफिनेशन हुई कि वो ये वर्क फंक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है, खाली जस्ट फ्री करता है, उसको अलग करता है। और when the, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है देखो, when the energy of the striking photon is equal to the work function, then frequency of the striking photon is known as threshold frequency।
यानी वर्क फंक्शन से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर फ्रीक्वेंसी देंगे तो हम उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ये क्लियर कर चुका हूं मैं, और खाली ये डेफिनेशन है, आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, क्योंकि एक बार समझ में आने के बाद हम अपनी लैंग्वेज में भी वर्डिंग बना सकते हैं। अब दूसरा ये है कि जैसे ही हम यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, नंबर 1, जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। जैसे ही फुटबॉल को किक मारोगे वैसे ही उसमें वेलोसिटी आ जाएगी। तो जैसे ही लाइट का फोटोन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा तो वो बाहर निकल जाएगा। ये थोड़ी है कि अपन ने फुटबॉल को किक लगा दी, वो 25-30 सेकंड रुका, बोल रहा है हाँ मैं जा रहा हूं ना, फिर जाने लगा, ऐसा थोड़ी होगा। एनर्जी मिली और वेलोसिटी आ गई, उसमें एनर्जी मिली और उसमें वेलोसिटी आ गई, फोर्स मिला और उसमें एनर्जी आई और उसको वो भागा। तो उसी तरह से हमेशा इनके बीच में कोई टाइम नहीं होता है। जैसे ही फुटबॉल को किक लगी, जैसे ही फुटबॉल को बेटा किक लगी तो क्या हो जाएगा, जैसे ही फुटबॉल को किक लगी बेटा वैसे ही क्या हो जाएगा, ये चलो मेरे को लगा कि वो इस तरफ लिखे हुए हैं तो मैं दोनों बातें एक साथ बताता रहूं। तो जैसे ही फुटबॉल को किक लगी उसमें वेलोसिटी आ गई, जैसे ही यहां लाइट का फोटोन गिरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, नंबर 1। यानी इंसिडेंट लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बीच में कोई टाइम नहीं होता है कि पहले तो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है फिर इलेक्ट्रॉन बोलता है हाँ जा रहा हूं ना। जैसे कुछ बच्चे क्लास में डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं है, तो मैं उनको बोलता हूँ चलो उठो बेटा बाहर जाओ, तो बड़े आराम से उठते हैं, मैं तो जा भाई जा बाहर जा, तो बोलता हाँ जा रहा हूं ना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता यहां पर, तो जैसे ही फोटोन आया वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला। अब सपोज करो 10 बॉल पड़ी है, एक एग्जांपल दे रहा हूं दूसरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। 10 फुटबॉल मैंने 2-2 फीट की दूरी पर एक लाइन में रख दी। कितनी फुटबॉल रख दी बेटा, 10 फुटबॉल रख दी 2-2, 3-3 फीट दूर पर गैप बनाकर, और 10 पर्सन को, 10 स्टूडेंट को मैंने उन फुटबॉल के सामने खड़ा कर दिया और 10 ही को बोला किक लगाओ। तो किक कितनी लगी, 10। बॉल कितनी मूव करके जाएगी, 10, क्योंकि सबके सामने एक ही बॉल थी। तो एक किक से एक बॉल हिट होती है। उसी तरह से एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन हिट होता है। एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन हिट होता है। जैसे मैंने 10 स्टूडेंट को लाइन में खड़ा कर दिया जिनके बीच में 2-3 फीट की दूरी है, और सबके आगे एक फुटबॉल पड़ी है, और मैंने उनको ऑर्डर किया कि किक लगाओ, तो सब ने किक लगाई, तो सारी बॉल एक साथ आगे निकलेंगी। सपोज करो 2 स्टूडेंट ने किक लगाई नहीं, उनका ध्यान ही नहीं था, तो 2 बॉल तो वहीं खड़ी रह जाएगी, वहीं पड़ी रह जाएगी, और 8 आगे बढ़ जाएगी। मतलब समझो जिन इलेक्ट्रॉन्स को फोटोन कोलाइड करेंगे वही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, जिन पर फोटोन कोलाइड नहीं करेंगे वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे, उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। जिन स्टूडेंट ने किक ही नहीं मारी उनकी बॉल वहीं खड़ी रह जाएगी, और इन्होंने जितना तेज किक मारेंगे उतनी ज्यादा वो आगे दूर तक जाएगी। ठीक है, वो छोड़ो अभी पॉइंट, ये देखो अब तो नंबर ऑफ फोटोन्स, तो यहां पर क्या होगा, वही है 10 जनों ने किक मारी तो 10 जनों की बॉल में वेलोसिटी आई, 8 ने मारी तो 8 में आई, 5 ने मारी तो 5 में आई। तो यहां पर वही है, स्टूडेंट की किक तो हो गई फोटोन, स्टूडेंट ने जो किक मारी वो किक हो गई फोटोन, और बॉल हो गई इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा किक उतने ज्यादा फुटबॉल आगे बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। तो जितने ज्यादा फोटोन, तो यहां पर आ जाता है नंबर ऑफ फोटोन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया बेटा, नंबर ऑफ फोटोन्स, यहां पर ये जो नंबर ऑफ फोटोन्स है इंसिडेंट, ये वाली नंबर ऑफ फोटोन्स,
अगर ये नंबर ऑफ फोटॉन्स कम आएंगे तो अगर ये 1 सेकंड में 100 फोटॉन्स आ रहे हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या ज्यादा है, ये तो कंडीशन हमेशा ही रहेगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होने के लिए इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा है। अब ऐसे वाले फोटोन जितने ज्यादा आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटोन मतलब क्या हो गया? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और क्या हो गया? ब्राइटनेस। क्या हो गया? ब्राइटनेस। क्या हो जाएगा बेटा? ब्राइटनेस ऑफ लाइट। लाइट की ब्राइटनेस ज्यादा है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है। इंटेंसिटी के बाद नंबर ऑफ फोटॉन्स। जैसे अभी मेरे इस रूम में 2 बल्ब जल रहे हैं, 2 ट्यूबलाइट्स जल रही है, तो इंटेंसिटी अच्छी दिख रही है लाइट की। मैं एक ट्यूबलाइट ऑफ कर दूंगा, इंटेंसिटी कम होगी, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो गए, क्योंकि लाइट सोर्स से नंबर ऑफ फोटॉन्स बाहर आते हैं। तो जितने ज्यादा लाइट सोर्स होंगे उतना ही ज्यादा रूम के अंदर लाइट की ब्राइटनेस होगी, उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी होती, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं। तो इंटेंसिटी और ब्राइटनेस क्या होती है? इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट रेडिएशन इन पर यूनिट वॉल्यूम। डेफिनेशन समझ में आई? नंबर ऑफ फोटॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। एक पर यूनिट वॉल्यूम में जितने ज्यादा लाइट के फोटोन होंगे, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, लाइट की ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी। तो हम इसकी ब्राइटनेस बढ़ाएं, इंटेंसिटी बढ़ाएं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएं, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। यानी इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आएगा। किसके बीच में? इंटेंसिटी वर्सेस एन। यहां पर तो इंटेंसिटी ले ली और यहां I is the intensity of light, N is the number of photoelectrons anyway। और हम ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक अब आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके जो बच्चे नोट्स बनाते हैं तो पोस्ट करके नोट्स बनाते हैं, तो उनके लिए ये देखो थोड़ा सा मैं रीड कर रहा हूं, आप ध्यान से देखें। आई थिंक थोड़ा सा लाइन दिख रही है, बेटर दिख रहा होगा आई थिंक, फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूं, जस्ट अ मिनट। तो तब तक आप इसको रीड करो बेटा, जो प्ले आ रहा है इस पे आ रहा है। हाँ, करीब करीब दिख ही रहा है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड The electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strike the surface. That is, there is no time gap between the striking of light beam and the ejection of electron from the metal surface. वही मैंने फुटबॉल का किक लगते ही उसमें वेलोसिटी आ गई। फर्स्ट पॉइंट वही है, वो जो पढ़ा रखा है। सेकंड है, the number of electrons ejected is proportional to the intensity or brightness of light। अभी जस्ट डिस्कस हुआ। थर्ड पॉइंट भी क्लियर है, फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व एट फ्रीक्वेंसी। ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये न्यू आई है, ये न्यू आई है, आई लिखा है मैंने यहां, क्या लिखा है बेटा? आई लिखा है। तो न्यू आई इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। The ejected electrons comes out with certain kinetic energy. The kinetic energy of this electron increase with the सीधा है। ये तीनों पॉइंट अच्छे से मैंने अभी डिस्कस किए, आप देख लो। फर्स्ट में बोल रहा है कि जैसे ही फोटोन आया इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। सेकंड में कह रहा है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। थर्ड में कह रहा है कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उससे ज्यादा ही देनी, इक्वल दोगे तो दिखेगा, या फिर ज्यादा, अगर हमने ज्यादा दी है तो बाकी बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये देखो,
work function of sodium is 2.5 electron volt. Predict whether the wavelength 6500 angstrom is suitable for the photoelectron ejection or not. देखो क्वेश्चन करने से और अच्छे कंसेप्ट क्लियर होंगे. तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ये जो सोडियम का सरफेस है, ये जो सोडियम एटम है, इस पर जो हमने इंसिडेंट, ये सोडियम हो गया बेटा, इस पे जो हमने एनर्जी दे रहे हैं, ये जो इंसिडेंट एनर्जी है EI है, ये EI का जो वेवलेंथ है वो कितना है 6500 एंगस्ट्रॉम, ये लिखा हुआ है, यहां से लिया मैंने, यानी ये आई इंसिडेंट. अब ये बोल रहा है क्या इस वेवलेंथ वाला फोटोन यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा. ये बोल रहा है कि इस सोडियम के मेटल से यहां पर जो इंसिडेंट एनर्जी आ रही है, तो इस इंसिडेंट एनर्जी जिसका वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम है, क्या ये 6500 एंगस्ट्रॉम वाला रेडिएशन इस सोडियम एटम के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर पाएगा. तो हमको पहले इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी. तो सबसे पहले मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है. अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा. तो ये लैम्डा आई 6.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ गया. EI इक्वल टू HC बाय लैम्डा आई. HC का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वेवलेंथ हो जाएगी 6.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर. अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मीटर से मीटर और ये कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू आ जाएगी 19.86 इंटू 10⁻26 डिवाइड बाय 6.5 इंटू 10⁻7. 19.86 तो ये तो क्लियर है, ये तो आई गया हमारे पास 10⁻⁻19 जूल में आ रहा है. अब 19.86 डिवाइड बाय 6.5 कर लेते हैं, तो 19.86 डिवाइड बाय ये 3.05 आ रहा है बेटा, 3.05 जूल में आया. और हमारे को वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमको अब ये देखना है कि ये एनर्जी, ये जो वाली एनर्जी है, ये वाली जो एनर्जी है, ये जो आई है, ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, इससे कम है कि इससे ज्यादा है. अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा आ गई तो हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, इक्वल आ गई तो भी शो करेगा. लेकिन अगर ये वाली वैल्यू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आई तो हम बोलेंगे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा. तो अब इसको अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. तो तो टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस वैल्यू को, तो 3.05 इंटू 10⁻⁻19 जूल डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा. तो ये इससे कैंसिल हो गया बेटा, और 1.6, ठीक है. तो 3.05 डिवाइड बाय 1.6, तो ये आ रहा है बेटा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसको मैंने जब इस वैल्यू को जब मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया तो 1.96 आ रहा है. तो ये जो एनर्जी आ रही है बेटा, ये वाली जो एनर्जी आ रही है, ये वाली एनर्जी किसके बराबर है, ये वाली एनर्जी है
ये वाली जो एनर्जी है बेटा किसके बराबर है? ये वाली एनर्जी है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। दिस एनर्जी इज इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि चाहिए कितनी 2.5। तो ये वाली एनर्जी किसके बराबर है? 1.96। मिनिमम वर्क फंक्शन कितना है? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब हमको मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? 2.5। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो हम बोलेंगे अगर हम सोडियम एटम पर 6500 एंगस्ट्रॉम वाला लाइट रेडिएशन देंगे तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, आगे करते हैं एक और क्वेश्चन। अब कोई टॉपिक बड़ा होता है तो बेटा थोड़ा वीडियो बड़ा बन ही जाता है, क्योंकि उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर किए बिना तो अपन क्लास ओवर नहीं कर सकते। और अगर जो बच्चे YouTube पे वीडियो देखते हैं लाइव क्लास तो ठीक है, लाइव क्लास में अब बहुत बच्चे थोड़े से परेशान होते हैं कि सर इतनी लंबी चल रही है, अब चल रही है तो क्या करें। मेरा ये एम रहता है कि एक क्लास के अंदर पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूं मैं आपका। ठीक है, पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दूं। ठीक है, और फिर मैं इसको YouTube पे भी अपलोड कर रहा हूं। तो YouTube पे जब मैं अपलोड कर रहा हूं तो उसमें आपके पास चॉइस है। ठीक है, आप थोड़ा बोर हो गए, परेशान हो गए, थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया, तो इंटरेस्ट तो कम नहीं होता है, लेकिन अपन एक ही चीज बार बार पढ़ते हैं तो थोड़ा बोर हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा पोस्ट करके थोड़ा 15-20 मिनट का गेम देखे कर सकते हैं, 2 पार्ट में देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। एनसीईआरटी क्वेश्चन 2.9, a photon of wavelength 4 into 10⁻⁻7 meter strike on metal surface. The work function of the metal being 2.13 electron volt. Calculate the energy of the photon, electron volt and the kinetic energy of emission. उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल गया। एनसीईआरटी का 2.9 है, आप बुक खोलो एनसीईआरटी की और 2.9 क्वेश्चन देखो, यही लिखा हुआ मिलेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल गिवन है। तो अब फोटोन, यानी यहां पर जो हमको फोटोन है, वो जो ये लाइट है वो कितने क्या है, यहां पर जो लाइट आ रही है वो कौन सी आ रही है बेटा? या सीधा ही इसने हमारी एक हेडेक खत्म कर दी। वेवलेंथ सीधा ही हमको दे दी 4 into 10⁻⁻7 मीटर, यानी कन्वर्जन करना ही नहीं है, सीधा इस फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल देते हैं, जो कि अभी मैं तेजी से निकाल रहा हूं। E इक्वल्स टू hc/λ, अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली, वो थी 6.5 into 10⁻⁻7 थी ना, अब ये है 4 into 10⁻⁻7। hc की वैल्यू 19.86 into 10⁻⁻26 अभी निकाला था। h और c का प्रोडक्ट रख लो बेटा SI यूनिट में, h और c का प्रोडक्ट 19.86 into 10⁻⁻26, रिप्ले करके देख लो, पिछले क्वेश्चन में आया था। और ये हो गया 4 into 10⁻⁻7, तो ये 4, तो ये आ जाएगा 4.98 into 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये ऊपर चला गया, और ये 4.98 तो नहीं, 96 के आसपास आ जाएगा, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास, ये तो एनर्जी आ गई। अब इसको किस में कन्वर्ट कर दूं मैं? टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं क्या करूंगा नाउ, तो ये 4.96 into 10⁻⁻19 जूल जो है, इसको किससे डिवाइड करूंगा? ये रहा लिखा क्वेश्चन में, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो ये सारा ये कैंसिल हो गया, और 4.96 डिवाइड बाय 1.6, तो 4.96 डिवाइड बाय 1.6, तो ये आ जाएगा, आई थिंक ये आ रहा है, करके देख लेते हैं बेटा। 4 पॉइंट कर ही रहा हूं मैं, 4.96 डिवाइड बाय 1.6, 3.1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इसका वर्क फंक्शन हमको क्या गिवन है? इसका वर्क फंक्शन ये गिवन है, देखो बेटा, W की वैल्यू कितनी गिवन है?
W वैल्यू गिवन है हमारे पास, W गिवन है 2 पॉइंट, और ये जो एनर्जी आ रही है, ये जो हमारी इंसिडेंट एनर्जी है EI, जिसको W बोल रहे हैं, सॉरी EI इज नॉट इक्वल टू W, जो EI है इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो कितना है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कितना है, इसको हटा देते हैं, तो हमारे पास जो EI की वैल्यू है वो कितनी है, इंसिडेंट एनर्जी कितनी है, ये वाली एनर्जी कितनी है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इस वेवलेंथ से रिलेटेड जो एनर्जी आ रही है वो 3.1 आ रही है, और वर्क फंक्शन कितना है 2.13। यानी इस यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए तो कितनी एनर्जी चाहिए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एनर्जी चाहिए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, मिनिमम इतनी चाहिए। लेकिन ये वाली वैल्यू, इसका मतलब हमारे पास EI की वैल्यू ज्यादा है W से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, ठीक है। और जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, और अब क्या हो जाएगा, EI इक्वल टू क्या था W प्लस KE, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो, अब इलेक्ट्रॉन को दी कितनी, इलेक्ट्रॉन को दी कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को दी हमने 3.1, इलेक्ट्रॉन को दी कितनी एनर्जी 3.1, इसने खाई कितनी, एब्जॉर्ब कितनी की 2.13 निकलने के लिए, बाकी कितनी बच गई 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके बराबर इसकी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो इसका इलेक्ट्रॉन का ये हमारे पास सेकंड आंसर आ गया, इसके बराबर काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगर इस काइनेटिक एनर्जी को जूल में पूछे तो इसको वापस 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जूल में आ जाएगा आंसर। तो अब आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिन स्टूडेंट ने पेशेंस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, एंथुसिज्म के साथ, इंटरेस्ट के साथ पढ़ा है, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब उनको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, शॉर्ट नोट्स बना लेना। ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, NCERT 2.12, electrons are emitted with zero velocity from a metal surface when it exposed to radiation of wavelength 6800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी ये बोल रहा है क्वेश्चन सीधा, बस लास्ट क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद दो क्वेश्चन और है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वो मैं आपको असाइनमेंट के लिए दे रहा हूं, आप खुद करो, बिल्कुल ऐसे ही हैं। अब ये बोल रहा है कि एक मेटल सरफेस पर, ये मेटल सरफेस है और इस पर हमने जो एनर्जी दी वो एनर्जी कितनी दी, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। वो हमने इसका जो वेवलेंथ दिया वो दिया 6800 एंगस्ट्रॉम, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए, बिल्कुल निकले बेटा, कह रहा है वो निकले, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले। इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, EI इक्वल टू W प्लस KE। KE की वैल्यू क्या है, KI की वैल्यू है 0, देयरफॉर EI इक्वल टू वर्क फंक्शन, यानी यही एनर्जी इसके वर्क फंक्शन के बराबर हो गई, क्योंकि जितना चाहिए था उतना ही दिया। हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो हमने प्लस 13.6 ही दी, तो इनफाइनाइट पे जाके उसकी एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो वही वाली बात है, इसका मतलब अगर हम इसकी एनर्जी निकालना है तो यही एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी। यानी यही एनर्जी इसकी वर्क फंक्शन के बराबर है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 है। कैसे मालूम पड़ा काइनेटिक एनर्जी 0 है, हाफ mv², तो वेलोसिटी 0 दे रखी है क्वेश्चन में बेटा। आपके क्या लिखा हुआ है बेटा, ये देखो ना, 0 वेलोसिटी, क्या लिखा हुआ है, 0 वेलोसिटी। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे तो मैंने क्लियर कर दिया, 0 काइनेटिक एनर्जी 0 कैसे, तो वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो अब बस इसकी एनर्जी निकाल लो, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो, एंगस्ट्रॉम को मीटर में, 10⁻⁻10 मीटर। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो, 10⁻⁻7।
E इक्वल टू वही एच सी बाई लेमडा, अभी बताया। एच सी को क्या लिखोगे, 19.86 इंटू 10⁻⁻26, ये लिख दोगे 6 10 ये आ जाएगा 19.86 डिवाइड बाय 3.8, तो ये 19.86 डिवाइड बाय 6.8, तो ये आ गया 2.92, ये आ गया बेटा 2.92, तो ये आ जाएगा 2.92 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करेंगे, बस हो गया बेटा। थैंक यू इतनी देर मेरे साथ रहने के लिए। 2.92 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कैंसिल हो गया, तो 2.92 डिवाइड बाय 2.92 डिवाइड बाय 1.6, ये आ गया 1.8 के आसपास आ रहा है, देखना आप फिर भी। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास देखना, ठीक है, ये आ जाएगा। तो वर्क फंक्शन आ गया। वर्क फंक्शन कितना आया, 2.92 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इसको डिवाइड कर दो 1.6 जितना भी आ रहा है, ठीक है, तो वो इसका वर्क फंक्शन आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो इंसिडेंट एनर्जी है, यानी इस वेवलेंथ के इक्वल जो एनर्जी आई है वही इसका वर्क फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये करीब 1.8 के आसपास आ रहा है। तो और अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप खुद करेंगे क्वेश्चन, आपको खुद के लिए ट्राई करने के लिए दिया है मैंने। तो और अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई करो, ठीक है। तो सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, हम फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।